ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस वॉरलॉर्ड रीइंकार्नेटेड इन एल्ड्रिच विद द डेविल सिस्टम। अध्याय 101। गोधूली आकाश ने फ्रंटियर को एक अलौकिक चमक में ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपर के विशाल विस्तार में जुड़वां चंद्रमा, एक लाल और दूसरा चांदी का, दिखाई दिया। उनका आकाशीय प्रकाश स्टेशन की असंख्य सतहों से परावर्तित होकर पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक वातावरण बना रहा था। ये दृश्य जितना लुभावना था उतना ही अवास्तविक भी था। वेल ने मार्शल के साथ अपनी बातचीत समाप्त की और वापस वहीं चला गया जहां उसने एलियाना को छोड़ा था। वह लोगों के समुद्र के बीच से आसानी से आगे बढ़ा, उसका लंबा कद और स्थिर व्यवहार भीड़ को पानी में जहाज की तरह अलग कर रहा था। उसकी मंजिल स्पष्ट थी, उसके कदम उद्देश्यपूर्ण थे। एलियाना, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, ने उसे लोगों के समुद्र से निकलते देखा। उसका दिल राहत और खुशी से उछल पड़ा। उसे देखते ही उसके सीने में कई भावनाएं उमड़ पड़ीं। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया हूँ। क्या प्यार में होने का यही एहसास होता है? वह इस बात से चकित थी कि उसकी उपस्थिति का उस पर इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ रहा था। जैसे ही वेल उसके पास आया, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। उनमें एक खास रोशनी थी जो पहले नहीं थी, अधिकार की एक झलक, एलियाना को अपने लिए एक अधिकार में रखने की इच्छा। ये वेल के लिए एक नई भावना थी, ऐसा कुछ जिसे उसने अपने भावना सीमित अस्तित्व में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह पहली इंसान थी जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वाकई कुछ खास थी। एलियाना वेल की आंखों में घूम रही जटिल भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन इसने उसके दिल को एक अच्छे कारण से झकझोर दिया। अपने आमतौर पर मजबूत और स्थिर व्यवहार के बावजूद इस पल वेल की आंखों में एक तीव्रता थी जो उसे महज साथ से कहीं ज्यादा का वादा करती थी। यह एक आकर्षक, लगभग मादक भावना थी जिसे वह लंबे समय से चाहती थी। तुम वापस आ गए, उसने वेल का अभिवादन किया। उसकी आवाज में मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन खुशी का एक स्पष्ट संकेत था। क्या तुम उत्तरी सीमांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? वेल ने पूछा। उसकी आवाज एक शांत, भावशून्य स्वर थी जिसकी वह धीरे धीरे आदी होती जा रही थी। मैं तैयार हूँ। एलियाना ने सिर हिलाया। एक चमकदार मुस्कान उसके चेहरे को इतना रोशन कर रही थी कि उसकी चमक आसमान में ऊपर दो चांद की चमक से मेल खा रही थी। अच्छा, तो चलो, वेल ने उसे अपना हाथ देते हुए कहा। एलियाना ने अपना हाथ उसके हाथ में डाला और साथ में वे फ्रंटियर के निचले शहर में प्रवेश कर गए। निचला शहर विशाल माउंट टोरेजन के तल पर स्थित था, जो वरदान द्वीप फॉरेस्ट और वर्मस्पाइन चोटियों के अन्य पहाड़ों के बीच स्थित था। निचला शहर गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र था। बाजार जीवन से भरे हुए थे, व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे थे और राज्य के सभी कोनों से सामानों की जीवंत श्रृंखलाओं से भरे हुए थे। व्यापारिक चौकियों पर कीमती जड़ी बूटियों से लेकर शापित कलाकृतियों तक सभी तरह के सामान प्रदर्शित किए गए थे। सराय जीवंत बातचीत की आवाज़ों और मगों की खनक से गूंज रहे थे। यह उत्तरी सीमा की आर्थिक रीढ़ थी, साम्राज्य के खिलाफ राज्य की पहली रक्षा पंक्ति थी। बेशक नए लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा बाहर से इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर कदम रखने के बाद ही यह सब दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि शहर के चारों ओर सुरक्षा अवरोध लगाया गया था, एक जादुई पर्दा जो इसकी भव्यता को जिज्ञासु आंखों से छिपाता था। केवल वे लोग जो इसकी दहलीज को पार करते थे, उन्हें इसकी असली भव्यता का गवाह बनने का विशेषाधिकार दिया जाता था। वेल और एलियाना के लिए शहर में कदम रखना दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा था, जो स्पष्ट दृष्टि से छिपा हुआ था। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। परिवर्तन बस इतना ही चौंका देने वाला था। उत्तरी सीमांत का निचला शहर उनके पूरे जीवन में बाहरी क्षेत्र में देखे गए किसी भी गढ़ से बेहतर था। उन्हें लगा कि यह राज्य के आंतरिक क्षेत्र की भव्यता से भी मुकाबला करता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना था। आसमान की ओर बढ़ते चांदी के शिखर, चौड़ी कोबलस्टोन सड़कें और इमारतों की अलंकृत वास्तुकला, सभी ने उन्हें चांदी के प्रसिद्ध शहर की कहानियों की याद दिला दी, जिसे विक्टोरिया साम्राज्य की एकमात्र दिव्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। एलियाना की आंखें विस्मय से चमक उठीं। यह अविश्वसनीय है। ये किसी सपने जैसा है। वेल की नज़र उसके सामने फैले निचले शहर पर पड़ी। उसके सामान्यतः उदासीन चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी। यह उससे बहुत अलग है जो मैंने सुना है। वेल को ये स्वीकार करना पड़ा कि यह दृश्य उजाड़ और कठिनाई की कहानियों से बिल्कुल अलग था जो अक्सर उत्तरी सीमा से जुड़ी होती थीं। उसे लगा कि उसने इस जगह के बारे में कई बुरी अफवाहों पर भरोसा करके गलती की है। यह उतना बुरा नहीं हो सकता जितना लोगों ने इसे बताया था। अचानक उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अल्फ्रेड उनकी ओर बढ़ रहा है। ये निचला शहर एक छोटा सा शरणस्थल हुआ करता था, सभ्यता का एक ऐसा क्षेत्र जो रक्तवंश के उपयोगकर्ताओं और सामान्य लोगों को कठोर जंगल से बचाता था। थंडस्पियर जनजाति के ताबीज के साथ, जो बुराई को दूर रखता है, लोग आराम से सो सकते थे, अपने घरों पर शैतानों के आक्रमण के डर से मुक्त।
वर्षों से राज्य के कुलीन वर्ग के निवेश और सीमावर्ती लोगों के अथक परिश्रम के साथ यह आज आपके द्वारा देखे जाने वाले वाणिज्य के केंद्र में विकसित हुआ, अल्फ्रेड ने उनसे कहा। दोनों ने विस्तृत विवरण पर आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें ध्यान से सुनी। जबकि अल्फ्रेड के पास अपनी विचित्रताएं थीं, उसका ज्ञान मूल्यवान था। अचानक सुनना असभ्यता है, अल्फ्रेड। वेल की आवाज़ सूखी थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। हालांकि मैं जानकारी की सराहना करता हूं। मैंने बस आपकी बातचीत सुन ली थी और आपके हैरान चेहरे देखकर मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया, अल्फ्रेड ने एक सहज कंधे उचकाते हुए कहा। एलियाना ने वेल की ओर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, वेल ने उत्तर दिया। वेल के आगे बोलने से पहले अल्फ्रेड ने बीच में कहा, वास्तव में, बहन, मैं यहाँ वेल का बहुत आभारी हूँ। उसने मुझे अग्नि द्वारा मेरे परीक्षण को पास करने में मदद की, जिससे मुझे सीमा में प्रवेश करने की अनुमति मिली। इसके लिए मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। इस दुनिया में प्रमुख धर्म प्रकाश के देवता की पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस धर्म के अनुयायी अक्सर अपने साझा विश्वास को दर्शाने के लिए विशिष्ट संबोधन शब्द रखते हैं। महिलाएं, विशेष रूप से पवित्र आदेश की महिलाएं, जैसे कि नान, अपने पुरुष समकक्षों और अन्य पुरुषों को सामान्य रूप से भाई के रूप में संदर्भित करती हैं। इसी तरह धार्मिक समुदाय के पुरुष ननों को बहनें कहते थे, जो उनके साझा आध्यात्मिक रिश्तेदारी को दर्शाता था। एलियाना को बहन कहने वाले अल्फ्रेड के संबोधन का मतलब था कि वह भी प्रकाश के देवता का अनुयायी था। जब एलियाना को एहसास हुआ कि वह उसी धर्म से है, तो वह अधिक सहज महसूस करने लगी। ये केवल एक लेन देन था, अल्फ्रेड। आपने मेरी सहायता के लिए मुझे भुगतान किया। ऋणी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेल ने अल्फ्रेड की कृतज्ञता को टाल दिया। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, अल्फ्रेड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इसके अलावा मैंने यहाँ काफ़ी समय बिताया है। अगर आप चाहें तो मैं अपना कुछ ज्ञान साझा कर सकता हूँ। और आप ऐसा क्यों करेंगे? वेल की भौं टेढ़ी हो गई। क्या दोस्त ऐसा नहीं करते हैं? अल्फ्रेड मुस्कुराया, उसकी आंखों में सच्ची गर्मजोशी चमक रही थी। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। और हम कब से दोस्त बन गए? वेल ने जवाब दिया, उसके स्वर में एक सूक्ष्म मनोरंजन था। अल्फ्रेड ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। दोस्त बनाने में कभी देर नहीं होती। क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें? सीमांत क्षेत्र एक बड़ी और खतरनाक जगह है। दोस्त होने से ये थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, किसी अनजान जगह पर ज़्यादा सहयोगी होना हमेशा बेहतर होता है। तो क्यों नहीं? वेल ने जवाब दिया। वेल ने निचले शहर की चहल पहल भरी सड़क का निरीक्षण किया। अल्फ्रेड के दुश्मन का कोई संकेत न पाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने बोलना जारी रखा, लेकिन हमें अपनी दोस्ती को मार्शल से गुप्त रखना होगा। मैं अनावश्यक परेशानी नहीं चाहता। चिंता मत करो, अल्फ्रेड ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मार्शल को इसकी भनक न लगे। और तुम ये कैसे करोगे? वेल ने पूछा, उसकी आंखों में एक मनोरंजक चमक स्पष्ट थी। मेरे अपने तरीके हैं, अल्फ्रेड ने आंख मारी, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। एलियाना के मन में उसने सोचा कि अल्फ्रेड उत्तरी सीमा के बारे में बहुत कुछ जानता है, संभवतः उनसे भी अधिक। शायद वह उससे अपने सवालों के कुछ जवाब पा सके। निचले शहर के बारे में तुम और क्या जानते हो? उसने पूछा, उसकी निगाहें उत्सुकता से भरी हुई थीं। अल्फ्रेड विचारशील लग रहा था, उसकी आंखें चहल पहल भरे शहर के नज़ारे पर घूम रही थीं। ये सभी क्षेत्रों के लोगों से भरा हुआ है, व्यापारी, शिल्पकार, जादूगर, खनिक और रक्तरेखा उपयोगकर्ता। आप यहाँ सांसारिक वस्तुओं से लेकर शापित कलाकृतियों और औषधियों तक कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन योगदान बिंदु सीमांत क्षेत्र में एकमात्र स्वीकृत मुद्रा है। यदि आपके पास वे नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? वेल ने कहा, उसकी नज़र अल्फ्रेड से मिली। यह उत्तरी सीमांत क्षेत्र के संस्थापकों द्वारा निर्धारित एक नियम है। ये सीमांत क्षेत्र की अद्वितीय योग्यता आधारित प्रणाली को बनाए रखने के लिए है, जो इसकी रक्षा, अस्तित्व और विकास में योगदान देने वालों को पुरस्कृत करती है, और बाहरी प्रभाव से बचने के लिए है, जो यहाँ काम करने के तरीके को बदल देगा, अल्फ्रेड ने समझाया। वेल को स्टारलाइट नीलामी घर से सुनी गई एक बात याद आई कि उनके स्टारलाइट नोट पूरे राज्य में, यहाँ तक कि सीमांत क्षेत्र में भी मूल्यवान थे। क्या उन्होंने उससे झूठ बोला था? उसने पता लगाने का फैसला किया। क्या स्टारलाइट नोटों का यहाँ कोई मूल्य है? उसने अल्फ्रेड से पूछा। वे करते हैं, अल्फ्रेड ने पुष्टि की, जिससे वेल को सहजता महसूस हुई। उससे झूठ नहीं बोला गया था, वह बस चीज़ों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा था। अल्फ्रेड ने आगे कहा, फ्रंटियर स्टारलाइट नीलामी घर के साथ एक व्यापारिक साझेदारी में है। एक सोने के स्टारलाइट नोट को 100 योगदान बिंदुओं के लिए कारोबार किया जा सकता है। हालांकि मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। विनिमय दर त्रुटिपूर्ण है। 100 योगदान बिंदु सोने के स्टारलाइट नोट के बराबर मूल्यवान नहीं हैं। ये जबरन वसूली के करीब है।
यदि आप इसे नीलामी घर की शाखा में उपयोग करते हैं जहां से हम अभी गुजरे हैं, तो आप अपने पैसे का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ। वेल ने जानकारी को स्वीकार करते हुए एक भान उठाए। भाई, क्या हमें कुछ और जानने की ज़रूरत है? एलियाना ने पूछा, उसकी नज़र अल्फ्रेड पर टिकी हुई थी। अल्फ्रेड ने सिर हिलाया, जबकि यह अच्छी बात है कि शहर इतना विकसित हो गया है कि यह चांदी के शहर से प्रतिस्पर्धा करने लगा है, यह एक समस्या भी बन गया है। आवास की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ तक कि 2 बेडरूम वाले घर को किराए पर लेने पर भी कुछ 100 योगदान अंक खर्च होंगे, क्योंकि मकान मालिक 3 महीने के लिए अग्रिम भुगतान और 2 की सुरक्षा जमा राशि पर जोर देते हैं। क्या कोई सस्ता विकल्प नहीं है? वेल ने पूछा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हाँ है, अल्फ्रेड ने स्वीकार किया। सबसे गरीब लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए आवास परिसर हैं, बिना किसी पृष्ठभूमि वाले सामान्य लोग या रक्त संबंधी उपयोगकर्ता जो अपना वजन नहीं उठा सकते। लेकिन वे सचमुच सुअ के बच्चे हैं, जिसमें कई से 1 दर्जन लोग एक कमरे और साझा बाथरूम में रहते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे जैसे रईसों के लिए जगह नहीं है, और निश्चित रूप से यहाँ हमारी बहन जैसी महिला के लिए नहीं है। वेल और एलियाना दोनों एक पल के लिए चुप रहे, एक दूसरे को देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सीमांत का निचला शहर इतना जटिल होगा, और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है। क्या कुछ और है जो तुम जानना चाहोगी? अल्फ्रेड ने पूछा, जितना हो सके उतना मददगार बनने की कोशिश करते हुए। अपने मन में वह जानता था कि उनकी मदद करने से उसे वेल के रूप में एक शक्तिशाली सहयोगी मिलेगा, जिसने अग्नि परीक्षण में अपनी ताकत साबित की थी। वेल के साथ होने से उसे उत्तरी सीमांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। एलियाना ने आखिरकार अपना सवाल पूछने से पहले सोच समझ कर देखा। वास्तव में, मेरे पास एक है। क्या आपने लाल आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सुना है जो खून और आग दोनों पर नियंत्रण रखता है? अल्फ्रेड को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वेल इस विवरण में लगभग पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि उसने उसे उनके परीक्षण के दौरान अग्नि कौशल का उपयोग करते देखा था, और उसके शापित आर्टिफैक्ट ने रक्त कौशल का उपयोग किया था। हालांकि वेल की आंखें लाल नहीं थीं। अल्फ्रेड ने वेल की ओर देखा, जिसने उसकी नज़र को एक सख्त नज़र से देखा, चुपचाप उसे चुप रहने का संकेत दिया। अल्फ्रेड को एहसास हुआ कि यह वास्तव में वेल था जिसे एलियाना खोज रही थी, लेकिन किसी कारण से वह उससे इसे छिपा रहा था। अल्फ्रेड को आश्चर्य हुआ कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन वेल के फैसले का सम्मान किया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एलियाना ने वेल की ओर उसकी नज़र देखी और उसके चेहरे पर भ्रम की झलक दिखाई दी। अल्फ्रेड ने जल्दी से खुद को संभाला, नहीं, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं आपको बता दूंगा। एलियाना ने थोड़ी निराश होकर आह भरी। मैं समझती हूं, उसने कहा, मुझे लगता है कि लाल आंखों वाले भगवान को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। वेल ने जल्दी से विषय बदल दिया, अभी के लिए हमारी प्राथमिकता रहने के लिए जगह ढूंढना होनी चाहिए। मेरे पास निचले शहर के केंद्रीय जिले में एक घर है, अल्फ्रेड ने प्रस्ताव रखा। मेरे परिवार ने इसके विकास में निवेश किया था और हमारे पास कुछ अतिरिक्त कमरे हैं। आप वहां रह सकते हैं। नहीं, हम अपने लिए एक जगह ढूंढ लेंगे, वेल ने अल्फ्रेड के प्रस्ताव की सराहना करते हुए जवाब दिया, लेकिन साथ ही उस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहता था। एलियाना ने सहमति व्यक्त की, हाँ, हम आप पर पहले से मौजूद चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं थोपना चाहते, भाई। मैं समझता हूँ, अल्फ्रेड ने सिर हिलाया, अगर आप चाहें तो मैं एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर की सिफारिश कर सकता हूँ। हम इसकी सराहना करेंगे, वेल ने उसे धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया। अल्फ्रेड ने निचले शहर के पूर्वी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध प्रॉपर्टी डीलर की सिफारिश की। केंद्रीय जिले के अलावा निचला शहर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी जिलों सहित कई जिलों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और आबादी थी। अपनी बातचीत के बाद वेल और एलियाना अल्फ्रेड से अलग हो गए और उसके द्वारा सुझाए गए प्रॉपर्टी डीलर की ओर बढ़ गए। डीलर ने उन्हें किराए के लिए उपलब्ध कई घर दिखाए, लेकिन रहने की लागत उनकी अपेक्षा से अधिक थी। किराए के लिए उपलब्ध सबसे छोटे घर के लिए हर महीने 60 योगदान अंक की आवश्यकता थी। इसमें केवल एक बेडरूम, एक छोटा बाथरूम था जिसमें बाथटब भी नहीं था और गैस या पानी जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मकान मालिक ने 3 महीने का अग्रिम भुगतान और 2 और महीनों के लिए सुरक्षा जमा पर जोर दिया। कुल मिलाकर 300 अंक थे, जो वेल और एलियाना के संयुक्त योगदान अंकों के बराबर था। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें जो अन्य घर दिखाए, उनमें भी यही समस्या थी। उनकी मांगें इतनी अनुचित क्यों हैं? एलियाना ने उलझन में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। प्रॉपर्टी डीलर ने आह भरी, उसकी आंखों में हार मानने का भाव था। यह उत्तरी सीमांत क्षेत्र की कठोर वास्तविकता है, मिस। यहाँ लोगों की असामयिक मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। मकान मालिक ये जानते हैं। यदि उन्हें उनका भुगतान पहले ही मिल जाता है, तो वे ही हैं जो किराएदार की असामयिक मृत्यु से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। उनकी मृत्यु में उनका लाभ निहित है। दुनिया एक बदसूरत जगह है, और यह बदसूरती कहीं और की तुलना में यहाँ ज़्यादा स्पष्ट है। वेल और एलियाना ने एक दूसरे को देखा, दोनों को एहसास हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर के शब्द कितने क्रूर और ईमानदार थे।
उसके शब्द सुनकर एलियाना का दिल तुरंत आक्रोश से भर गया, जबकि वेल को एक बार फिर इस तथ्य की याद आ गई कि इस दुनिया में लोग कभी कभी अपने पिछले जीवन की तुलना में ज्यादा क्रूर होते हैं। वह तब क्रूर होता था जब यह जरूरी होता था या उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वे सिर्फ उन लोगों के दुर्भाग्य से फायदा उठाने के लिए क्रूर होते थे जिनसे उनका कोई झगड़ा नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो यह वाकई बहुत बुरा है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चलती है। चूंकि मुझमें इसे बदलने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उसका अनुसरण कर सकता हूँ। रोम में हो तो रोमनों जैसा करो। वेल ने अपनी स्थिति को देखते हुए इस पुरानी कहावत के साथ चलने का फैसला किया। बिना कुछ कहे उसने अपनी जेब से 5 तांबे के स्टारलाइट नोट निकाले, जिसके ऊपर एक चांदी का स्टारलाइट नोट था, और उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में मजबूती से रखते हुए उसने कहा, हमें बाजार में सबसे अच्छा सौदा दिखाओ। नोटों को देखते ही प्रॉपर्टी डीलर की आंखें चमक उठीं। उसने तेजी से पैसे जेब में डालते हुए उन्हें मुस्कुराकर देखा। चूंकि आप युवा मास्टर अल्फ्रेड के परिचित हैं, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह पता है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। यह एक मामूली घर है जिसे सिर्फ 120 योगदान बिंदुओं के मासिक भुगतान पर किराए पर दिया जा सकता है। सुरक्षा और अग्रिम मासिक भुगतान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने आगे कहा, इसमें एक पेंच है। घर की एक प्रतिष्ठा है। अफवाहें फैलती हैं कि यह भूतिया है क्योंकि रात के समय घर में अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। अजीबोगरीब आवाज़ें और टिमटिमाती रोशनी की सूचना मिली है, खास तौर पर रात के अंधेरे में। यही कारण है कि किराया इतना कम है। हालांकि आप अफवाहों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। अगर आप घर में अपना ताबीज़ लटकाते हैं तो वे डरावनी घटनाएं कम हो जाती हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया है। प्रॉपर्टी डीलर के स्पष्टीकरण पर वेल की भौहें सोच में पड़ गईं। भूतिया हो या न हो, उनके सिर पर छत होना किसी अपरिचित शहर में बेघर होने से बेहतर था। साथ ही डर महसूस करने की उसकी अक्षमता को देखते हुए वह भूतों और प्रेतों के विचार से उतना परेशान नहीं था जितना कि अधिकांश लोग होते हैं। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अजीबोगरीब घटनाओं को दबाने के लिए एक ताबीज होना एक अतिरिक्त लाभ था। इन सब के अलावा उसके पास राक्षसों और भूतों को मारने की शक्ति थी, इसलिए यह उसके लिए एक बड़ी बात थी। उसने अपनी नई प्रेमिका की ओर देखा। एलियाना के लिए, खैर, उसे खुद को ढालना होगा। आखिरकार मकान मालिकों द्वारा मांगे जाने वाले अत्यधिक किराए के लिए वह तैयार नहीं था। वह नुकसान उठाने वाला व्यक्ति नहीं था और इस बार भी यही होने वाला था। दूसरी ओर एलियाना को भूतिया घर के जिक्र पर एक सिहरन सी महसूस हुई। भटकती आत्माएं और प्रतिशोधी आत्माएं ऐसी चीजें थीं जिनसे वह बहुत डरती थी, और एक अच्छे कारण से। हालांकि वह एक पवित्र पुजारिन थी और उन्हें दूर भगाने की शक्ति रखती थी, फिर भी वह उनसे सामना करने से डरती थी। ऐसी संस्थाओं के साथ घर साझा करने की संभावना से उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। यह एक तरकीन डर था, वह जानती थी, लेकिन यह ऐसा डर नहीं था जिसे वह आसानी से दूर कर सकती थी। हालांकि उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसकी आंखें वेल की ओर मुड़ गईं, इस मामले पर उसका निर्णय जानने के लिए। उसे देखकर वेल ने आसानी से यह निर्धारित कर लिया कि वह एक प्रेतवाधित घर में डरी हुई थी, लेकिन वह उससे इतना प्यार नहीं करता था कि वह उसके साथ गलत होते न देखे। इसके अलावा उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद करने से वे करीब आ जाएंगे, जिससे वह अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकेगा। सभी बातों पर विचार करने के बाद उसने प्रॉपर्टी डीलर की ओर देखा और शांति से कहा, हमें प्रस्ताव में दिलचस्पी है, लेकिन हम कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले घर देखना चाहेंगे। वेल के शांत व्यवहार को देखकर एलियाना ने खुद को मजबूत किया। उसकी दृढ़ता में एक संक्रामक गुण था जो उसे अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता था, चाहे वह कितना भी तरकीन क्यों न हो। अगर इसका मतलब उसके साथ रहना था तो वह समझौता करने, समायोजित होने और यदि आवश्यक हो तो अपने मन के सबसे अंधेरे कोनों में छिपे डर का सामना करने के लिए तैयार थी। क्या मैडम वास्तव में तैयार हैं? प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा। चलो इसे देखते हैं, एलियाना ने आवाज़ दी। उसका हाथ सहज रूप से वेल के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वेल सहज रूप से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसे दूसरों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह ये नहीं बताना चाहता था कि वह उसके बारे में वास्तव में क्या महसूस करता है। उसकी गर्मजोशी और ताकत उसे सुकून दे रही थी, एक बंधन जो उसे उसके डर के भंवर के बीच वास्तविकता से बांधता था। यही तुम्हारा जवाब है, वेल ने प्रॉपर्टी डीलर से कहा। इसे किराए पर देने में उनकी दिलचस्पी ने प्रॉपर्टी डीलर के चेहरे पर राहत की एक झलक ला दी। वह पिछले कुछ समय से इस घर को किराए पर देने के लिए किसी को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके भूतिया होने की अफवाहों ने संभावित किराएदारों को दूर रखा था। बहुत अच्छा, उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा। 2 चांद से मंत्रमुग्ध आकाश के नीचे संपत्ति उन्हें गलियों की भूल भुलैया से गुजरते हुए ले गई जब तक कि वे एक मामूली 2 मंजिला घर तक नहीं पहुंच गए। इसका बाहरी हिस्सा थोड़ा घिसा हुआ था, लेकिन इसमें एक खास आकर्षण था जो इसके पुरानेपन और समृद्ध इतिहास का संकेत देता था। खिड़कियां अंधेरी थीं, जिससे घर उदास लग रहा था।
अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि घर अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में था। इसमें 2 कमरे, बराबर संख्या में बाथरूम, एक रसोई, एक बालकनी और एक अतिथि कक्ष था, और यह सब सुसज्जित था। हालांकि सजावट पुरानी थी और इसमें आधुनिक डिजाइन की कोई झलक नहीं थी। हालांकि ये साफ था और धूल की कमी नियमित रखरखाव का संकेत देती थी। इसे कौन साफ रख रहा था? वेल को घर की अप्रत्याशित स्थिति से आश्चर्य करने पर मजबूर होना पड़ा। घर को 5 साल पहले नवीनीकृत किया गया था। आप जो भी फर्नीचर देखते हैं वह बिल्कुल नया है। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर हफ्ते खुद ही साफ हो जाता है क्योंकि यह मंत्रमुग्ध करने वाला है, प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें कमरों का दौरा करते हुए समझाया। तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? अपने सवाल का जवाब देने के बजाय वेल ने पूछा, क्या कोई पूर्व किराएदार था? और अगर था तो उसने ये जगह क्यों छोड़ दी? पूर्व किराएदार एक विधवा थी जो यहाँ लगभग 3 साल तक रही थी, फिर वह चली गई। उसने दावा किया कि यह उसके हिसाब से बहुत भयानक था, प्रॉपर्टी डीलर ने जवाब दिया। मैं समझ गया, वेल ने कहा। अंदर से उसने सोचा कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी वह उन्हें बता रहा था। एलियाना ने डीलर के शब्दों के बारे में सोचते हुए अपने होंठ सिकुड़े। एक पल के बाद वह अपने प्रेमी की ओर मुड़ी, जो गहरी सोच में लग रहा था, और पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें इसे ले लेना चाहिए? वेल ने आखिरकार सिर हिलाने से पहले चारों ओर एक और नज़र डाली। हाँ, मुझे लगता है कि यह अभी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से होगा। वेल की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर एलियाना को पता था कि वे प्रॉपर्टी डीलर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। उसने अपना डर निगल लिया, सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे स्वीकार करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर उनके निर्णय से प्रसन्न लग रहा था। आपको निश्चित रूप से इसका पछतावा नहीं होगा, उसने वादा किया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो अन्यथा संकेत दे रहा था। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें अपने कार्यालय ले गया जहां उसने सौदे को अंतिम रूप देने के लिए घर के मालिक को भी बुलाया। मालिक जैस्पर नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, सुनहरे बाल थे, नीली आंखें थीं, और वह इतना साधारण कपड़े पहने हुए था कि कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह सीमांत जैसी महंगी जगह पर एक संपत्ति का मालिक है। ऐसा लग रहा था कि वह एक साधारण जीवन शैली जी रहा था। अपने आगमन पर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, मास्टर वेल, मिस एलियाना, ये जैस्पर है, जिस घर को आप किराए पर लेना चाहते हैं उसका मालिक। सर जैस्पर, ये दोनों आपकी उस संपत्ति में रुचि रखते हैं। जैस्पर ने स्वीकृति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में समझ की चमक थी। आह, कुख्यात प्रेतवादित घर, तुम इसे लेने के लिए बहादुर हो, उसने वेल और एलियाना से मजाक में कहा। हालांकि उसके विचार उसके बाहरी रूप के बिल्कुल विपरीत थे। वह जानता था कि दंपति जितना अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा मुसीबत में पड़ रहे थे, लेकिन यह उसकी समस्या नहीं थी। उसे योगदान अंक चाहिए थे और वे भुगतान करने को तैयार थे। उसका विवेक साफ था, या ऐसा उसने खुद से कहा। अपने प्रवास को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए रात में घर के अंदर दरवाजे पर ताबीज लटकाना याद रखें। ये भयानक घटनाओं को दूर रखने में मदद करता है, जैस्पर ने सहजता से झूठ बोलते हुए कहा। अजीब घटनाओं की अफवाहें वास्तव में सच थीं, लेकिन वे केवल रात में ही नहीं होती थीं। हालांकि उसने सुविधाजनक रूप से उस विवरण को छोड़ दिया था। वेल ने एलियाना की आंखों में थोड़ी घबराहट को देखते हुए उसकी ओर देखा। अपनी भावनात्मक कमजोरी के बावजूद वह लोगों को पढ़ने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित था, और वह बता सकता था कि एक कथित भूतिया घर में रहने का विचार उसे परेशान कर रहा था। लेकिन वह ये भी जानता था कि उनके पास सीमित विकल्प थे। हम आपकी सलाह की सराहना करते हैं, वेल ने जवाब दिया। हम ऐसा करना सुनिश्चित करेंगे। वेल ने घटनास्थल पर घर का पूरा किराया चुकाया। उसके इरादे उसके शांत व्यवहार से छिपे हुए थे। अपने बाहरी रूप के नीचे उसने एक सावधानीपूर्वक गणना की योजना बनाई थी। उसका लक्ष्य एलियाना को प्यार और दुलार का एहसास कराना था, और उसके खर्चों को पूरा करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। उसे दृढ़ विश्वास था कि ऐसा करने से वह अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा। हालांकि ये प्यार से पैदा नहीं हुआ था। वेल के अपने कारण थे, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं जो उसे इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करती थीं। एलियाना के लिए प्रदान करना एक रणनीतिक कदम था जिससे उसे उम्मीद थी कि वह अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच जाएगा। जितना अधिक वह उसके लिए करेगा, उतना ही वह उसके सामने खुलने और अपने सबसे गहरे रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार होगी, और वह अपने लक्ष्यों के उतना ही करीब पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ एलियाना को वेल को घर के लिए भुगतान करते देख थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसे लगा कि वह उसका फायदा उठा रही है। भले ही वह एक शासक का बेटा था और अब वे दोनों साथ थे, लेकिन वह हर चीज़ के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन स्थिति और दूसरों की मौजूदगी को देखते हुए उसने चुप रहना चुना। यहाँ ऐसे मामलों पर बहस करना अपमानजनक होगा। इसलिए उसने अपनी शंकाओं को दूर किया और सिर हिलाया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। जैस्पर और प्रॉपर्टी डीलर लेन देन से खुश लग रहे थे। बिना किसी सौदेबाजी के पूरा भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जो कि उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था।
वेल को योगदान के पॉइंट देते हुए देखकर एलियाना को अपने दिल में एक छोटी सी चुभन महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि उसके मेहनत से कमाए पॉइंट गायब हो गए। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन कम से कम अब उनके सिर पर छत थी। उसने इस विचार से खुद को सांत्वना दी, उम्मीद करते हुए कि उनके नए घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भुगतान हो जाने, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने और अपने नए घर की चाबियां हाथ में आ जाने के बाद वेल और एलियाना प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से निकलकर अपने नए घर की ओर चल पड़े। दरवाज़ा खोलकर वे अंदर घुस गए। वेल ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया, उसे लॉक किया और जल्दी से अपनी जेब से ताबीज़ निकाला और उसे दरवाजे से बाहर निकली एक कील पर लटका दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। होस्ट ने एक आध्यात्मिक अवरोध खड़ा किया है। शैतान इस अवरोध को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि होस्ट द्वारा अनुमति न दी जाए। अवरोध के अंदर मौजूद कोई भी निर्जीव इकाई काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। ये वाकई काम करता है। ये ताबीज़ वाकई प्रभावशाली हैं। वे कैसे बनते हैं? अचानक वेल अपने विचारों से बाहर आ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि एलियाना उसकी आस्तीन खींच रही है। उसकी ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसने सवालिया अंदाज में एक भान उठाए। मैं आधा किराया देना चाहती हूँ, उसने कहा। क्यों? वेल ने पूछा, उसके अचानक अनुरोध से थोड़ा चौंक गया। एलियाना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वेल, जब से हम मिले हैं तब से तुम मेरी बहुत मदद करते रहे हो। हमेशा तुम ही मेरी मदद करते रहे हो और मैं हमेशा प्राप्त करने वाली रही हूँ। मुझे दोषी महसूस हो रहा है, जैसे मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं भी इस रिश्ते में योगदान देना चाहती हूँ। वेल ने एक पल के लिए रुककर उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा। अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो आगे बढ़ो, उसने आखिरकार कहा, स्पष्ट कारणों से उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए फ़ायदेमंद था और वह मूर्ख नहीं था जो मुफ्त भोजन से इनकार करता। एलियाना ने तुरंत अपना योगदान अंक कार्ड निकाला। वेल ने भी ऐसा ही किया। उसने इसे वेल के कार्ड पर दबाया और अपना आदेश सुनाया। मैं वेल को 60 अंक हस्तांतरित करना चाहती हूँ। मैं हस्तांतरण स्वीकार करती हूँ, वेल ने कहा। उनके आदेश के जवाब में वेल के कार्ड पर संख्या 80 से 140 हो गई और एलियाना का कार्ड 100 से घटकर 40 हो गया। संख्याओं में परिवर्तन देखकर एलियाना को आखिरकार लगा कि उसने वेल के लिए कुछ किया है। वह योगदान करने में सक्षम थी, भले ही वह एक छोटी राशि ही क्यों न हो। राहत की भावना उसके ऊपर छा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वेल पर सिर्फ बोझ नहीं थी। वेल के आग्रह पर एलियाना ने निचला बेडरूम चुना। उसका कारण ये था कि यह निकास और तावीज़ के करीब था, जो उसे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगा। उसने ये भी सुझाव दिया कि वह अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने कमरे में एक तावीज़ लटकाए। एलियाना उसकी चिंता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। धन्यवाद, वेल, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, उसकी सुरक्षा के लिए उसके विचार से प्रभावित हुई। एलियाना को आराम करने के लिए छोड़कर वेल अपने पैरों के नीचे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया और अपने कमरे में पहुंच गया। अंदर जाकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और जादूगर वर्ग को अपने द्वितीयक वर्ग के रूप में पंजीकृत किया। एक सिस्टम अधिसूचना तुरंत दिखाई दी। होस्ट ने जादूगर को होस्ट के द्वितीयक वर्ग के रूप में चुना है। जैसे ही भाग्य का आशीर्वाद प्रभावी होता है, सभी प्राप्त गुण और कौशल महाकाव्य गुणवत्ता के होंगे। कौशल प्राप्त, आत्मा संग्रह। गुण प्राप्त, स्वर्गीय आंख। आत्मा संग्रह, जादूगर बनने से उसे जो कौशल प्राप्त हुआ वह निश्चित रूप से कोई साधारण कौशल नहीं था। यह एक फेलसेफ की तरह काम करता था, उसकी सभी यादों, क्षमताओं और जन्मजात प्रतिभाओं का बैकअप। इसे उसके जीवन और शक्तियों की लाइब्रेरी के रूप में कल्पना करें, जो उसके अस्तित्व के मूल में संग्रहित है, उसकी आत्मा। यदि स्मृति हानि या शक्ति निष्कर्षण का कोई खतरा हो तो वह इस संग्रह तक पहुंच सकता है और सब कुछ पुनर्स्थापित कर सकता है, जिससे ये किसी भी प्रकार के मानसिक हेरफेर या शक्ति चोरी के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिवाद बन जाता है। इसे सक्रिय करने की लागत 300 यूनिट आत्मा शक्ति थी। जहां तक उसके नए गुण की बात है, यह एक दिव्य उपकरण था जो सच्ची दृष्टि की शक्ति प्रदान करता था। ये केवल भौतिक पदार्थ, भ्रम या आध्यात्मिक बाधाओं को देखने के बारे में नहीं था। अपनी आंखों में पर्याप्त आत्मा शक्ति के साथ वह वास्तविकता के उस ताने बाने को देख सकता था जो वास्तविकता को दूसरे पक्ष से अलग करता था। मूल रूप से वह इस वास्तविकता में रहते हुए भी दूसरे आयाम में झांक सकता था। यह अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह भी था, जो सामान्य दृष्टि से छिपी सच्चाइयों पर प्रकाश डालने में सक्षम था। वेल ने अपने नए कौशल, सोल आर्काइव, को अविश्वसनीय रूप से उपयोगी पाया। इस दुनिया में ऐसे कौशल थे जो यादों को मिटा सकते थे, और लुसियस और विनाश शैतान के बीच किए गए आदान प्रदान से वह जानता था कि रक्तरेखाओं को निकालने का एक तरीका भी था। उसका नया कौशल ऐसे खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ इतना है कि वह इसे इस्तेमाल करने के लिए एक जादूगर के रूप में बहुत कमज़ोर था। जहाँ तक उसके नए गुण की बात है, उसके पास इसका उपयोग करने का साधन भी नहीं था।
वेल के पास आर्केन हॉर्ट नहीं था, जो जादूगरी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण अंग है जो आत्मा शक्ति के भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके बिना वह अपनी नई विशेषता स्वर्गीय आंख का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आत्मा शक्ति के चैनलिंग की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने कहा था कि जादूगर के रूप में पंजीकरण करने पर उसे आर्केन हॉर्ट मिलेगा, फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास एक है। वेल शांत चिंतन में बैठा था, अपनी परिस्थिति पर हैरान था। मेरे पास आर्केन हॉर्ट क्यों नहीं है? उसने जोर से सोचा, उसकी भौहें गहरी सोच में सिकुड़ी हुई थीं। लगभग तुरंत उसके सामने एक अधिसूचना पॉपअप हुई। होस्ट के शरीर में आर्केन हॉर्ट की अनुपस्थिति का पता चला है। आर्केन हॉर्ट की निर्माण प्रक्रिया 10 सेकंड में शुरू होगी। आर्केन हॉर्ट निर्माण प्रक्रिया से गुजरने के लिए कृपया एक सुरक्षित स्थान खोजें। मैं पहले से ही एक सुरक्षित स्थान पर हूं, वेल ने खुद को संभालते हुए कहा। प्रक्रिया शुरू हुई और वेल के दिल के बगल में एक नया अंग बनना शुरू हो गया। उसकी पसलियों का पिंजरा अतिरिक्त संरचना को समायोजित करने के लिए फैल गया। इस तरह की प्रक्रिया से होने वाला दर्द आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति को बेहोश करने के लिए पर्याप्त होता है। हालांकि वेल को दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह होश में रहा, नए अंग के निर्माण और अपनी पसलियों के अजीब विस्तार को महसूस करता रहा। यह एक असहज, अजीब अनुभूति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन उसने ये जानते हुए इसे सहन किया कि यह उसके लाभ के लिए था। जल्द ही उसके पास एक पूर्ण रूप से विकसित रहस्यमय हृदय होगा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। ... उत्तरी सीमा के हृदय में, जहां डेस्टिनी कोवन स्थित था, एक गुप्त बैठक हो रही थी। वहां न केवल सबसे प्राचीन आकृतियां, अदृश्य इकाइयां थीं जिनके कार्बन ड्राइव अस्तित्व से मिट गए थे, बल्कि शक्तिशाली आकृतियां भी थीं जिनका सीमा पर प्रभावपूर्ण था। उनके समूह को विजिल ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता था। वे भाग्य और उद्देश्य में सच्चे विश्वासी थे। उनके पास एक सरल लेकिन शक्तिशाली कैचफ्रेज था, जैसा कि नियति है, जो डेस्टिनी कोवन की पवित्र दीवारों के भीतर गूंजता था जब वे एक गोलमेज के चारों ओर बैठते थे। एकत्रित लोगों में थंडर के महान भगवान लुसियस नामक रहस्यमय व्यक्ति, रहस्यमय और उग्र फेनरिस, और एल्ड्रिक के रूप में जाने जाने वाले अलग थलग परिपक्व ऋषि और कुछ अन्य लोग शामिल थे। तुमने ये बैठक क्यों बुलाई है, लुसियस? थंडर के भगवान ने पूछा, उसकी आवाज़ में गहरी गड़गड़ाहट थी। मैंने आउटलैंड्स में कुछ दिलचस्प खोज की है, जब मैं भाग्य के निशान वाले लोगों की जांच कर रहा था, लुसियस ने शुरू किया। फेनरिस आगे झुका। दिलचस्प? बताओ, लुसियस। लुसियस की आवाज़ में उत्साह का संकेत था जब उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मैंने भाग्य के बच्चे को पा लिया है। कमरे में हवा तनावपूर्ण हो गई। ये कौन है, लुसियस? फेनरिस ने पूछा। ये वेल है, लुसियस ने घोषणा की। वेल कौन है? थंडर के भगवान ने हस्तक्षेप किया। वेल वी व्हाइटमोर, हमारे पूर्व साथी जोशुआ का बेटा, लुसियस ने स्पष्ट किया। वेल वी व्हाइटमोर, हमारे पूर्व साथी जोशुआ का बेटा, लुसियस ने स्पष्ट किया। ये खबर उन्हें बिजली की तरह लगी। जोशुआ, जो कभी उनके रैंक का सदस्य था, 2 साल पहले पक्ष बदल चुका था और शाही परिवार, खास तौर पर रानी का पालतू कुत्ता बन गया था। उनके नियमों का उल्लंघन उनके समूह के सम्मान पर एक दाग था। ये सुनकर कि वेल, जिसे भाग्य का बच्चा माना जाता था, जोशुआ का बेटा था, एल्ड्रिक को अविश्वसनीय रूप से गुस्सा आया। उसका हाथ मुट्ठी में कस गया। वह गहरे लाल रंग के लबादे में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा कंकाल के डिज़ाइन से सजे एक मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। उसकी भूरी आंखें ही उसका एकमात्र हिस्सा थीं जो उसे दिखाई दे रही थीं। वह इस खबर से इतना निराश था कि वह अपनी घृणा को रोक नहीं सका। उसकी आवाज़ धीमी थी और वह चिल्लाया, जोशुआ एक शर्मनाक जानवर है जिसने हमसे मुंह मोड़ लिया और रानी का पक्ष लेने के लिए अपने ही दोस्त मुझे धोखा दिया। क्या उसका बेटा इससे बेहतर होगा? उसके शब्दों में गहरी नाराज़गी थी। वह और जोशुआ कभी साथी थे, भाई बहन थे, लेकिन जोशुआ ने उसे राजघरानों को बेच दिया, जिन्होंने उसके अनोखे खून के लिए उसे जानवरों की तरह शिकार बनाया। उसे सीव में चूहे की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह एक भगोड़ा था जो दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था, अन्यथा उसका शिकार किया जाता। सबसे बुरी बात यह थी कि जोशुआ ने केवल उसे धोखा दिया था। डेस्टिनी कोवन, उसके सदस्यों और उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी को गुप्त रखा था। कोवन का कोई भी सदस्य उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने उनके मिशन से समझौता नहीं किया था। लॉर्ड ऑफ थंडर ने चेतावनी देते हुए कहा, पूर्वाग्रह से अंधी आंखों से एक प्रतिभाशाली युवा का न्याय मत करो, एल्ड्रिक। अगर बाद में तुम गलत साबित हुए तो ये तुम्हें मूर्ख बना देगा। फिर उसने जोशुआ के कार्यों का बचाव करना शुरू किया, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इतनी तीव्र घृणा क्यों रखते हो। इस दुनिया में मजबूत लोग कमजोरों के भाग्य का फैसला करते हैं। जोशुआ ने बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया जैसा उसने उचित समझा। एल्ड्रिक ने तिरस्कार में अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारे विचार पूर्व में बर्बर लोगों की तरह ही आदिम हैं। मैं इस तरह के तुच्छ औचित्य को स्वीकार करने के लिए बहुत परिपक्व हूं।
वह और भी कठोर तरीके से जवाब देना चाहता था, लेकिन वह फिर से उस रास्ते पर जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि यह हमेशा एक ही गंतव्य की ओर ले जाता था, असहमति और लंबी बहस, जो हमेशा उसे क्रोधित कर देती थी। इसलिए उसने खुद को रोक लिया। तुम क्यों सोचते हो कि यह वेल भाग्य का बच्चा है, लुसियस? फेनरिस ने बीच में बोलते हुए बातचीत को वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया। भविष्यवाणी में कहा गया था कि भाग्य का बच्चा 2 वंशों को जन्म देगा और किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक तेजी से शक्ति में बढ़ेगा। लुसियस ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए तर्क दिया। मैंने अपनी क्षमताओं का उपयोग ये पुष्टि करने के लिए किया है कि वेल हाल ही में जागा है और 1 सप्ताह के भीतर अपने वंश के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। प्रगति की इतनी तेज दर अभूतपूर्व है। वह क्या हो सकता है अगर वह वही न हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे? फेनरिस ने सोच समझकर अपनी चांदी की दाढ़ी को सहलाया और कहा, हालांकि उसका तेजी से उत्थान वास्तव में अनोखा है, लेकिन यह निश्चित रूप से साबित नहीं करता कि वह नियति का बच्चा है। हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एल्ड्रिक ने सोचा, तो हमें क्या करना चाहिए? भविष्यवाणी की पुष्टि करने के 2 तरीके हैं, फेनरिस ने खुलासा किया। उसकी आंखें नियति के समूह की मंद रोशनी में चमक रही थीं। सबसे पहले, भविष्यवाणी संकेत देती है कि नियति के बच्चे के पास एक नहीं बल्कि 2 अद्वितीय रक्तरेखाएं होंगी और वह दूसरों की तुलना में तेजी से शक्ति की सीढ़ी चढ़ेगा, जैसे कि दुनिया खुद उनकी मदद कर रही हो। वेल इन शर्तों को पूरा करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, नियति का बच्चा हमें विंटर से पहले एक छोटी सी आपदा से बचाएगा। तब हम जान जाएंगे। लेकिन वेल की विशिष्टता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लुसियस ने जोर देकर कहा, फिर भी विषय को छोड़ने को तैयार नहीं था। लुसियस, थंडर के भगवान ने सख्ती से कहा, यह उत्तरी सीमा है जहां योग्यता सर्वोच्च है। मैंने भाग्य के निशान वाले लोगों के लिए आपकी मदद को अनदेखा कर दिया है क्योंकि वे आपके रिश्तेदार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। हालांकि आपको हमारे तरीकों का भी सम्मान करना चाहिए। हमें किसी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह खास है। अगर वेल महानता के लिए किस्मत में है तो वह इसे यहाँ सीमा पर पालेगा। आप सही कह रहे हैं, साथी भगवान। मैं समझता हूँ, लुसियस ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी वेल के मामले में नियमों का पालन न करने का एक निश्चित दृढ़ संकल्प था। फेनरिस अचानक अपनी सीट से सीधा खड़ा हो गया। पत्थर के फर्श पर कुर्सी के घिसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर गया और वह खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। क्या कुछ गड़बड़ है, फेनरिस? फेनरिस के असामान्य व्यवहार से हैरान होकर लुसियस ने पूछा। फेनरिस उनमें सबसे बड़ा था। वह विजिल ऑफ डेस्टिनी का मुखिया था। वह अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। आखिरकार, कई विपत्तियों का सामना करने के बाद, वह एक पुराने पेड़ की तरह था जो तूफान से बह जाने से इनकार कर देता था। इसलिए उसे इतना चौंका हुआ देखना बहुत ही परेशान करने वाला था, क्योंकि लुसियस ने उसे पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा था। मैंने अभी अभी एक बहुत ही खास जादूगर के जन्म को महसूस किया है, फेनरिस ने खुलासा किया, अभी भी दूर की ओर देख रहा था जैसे कि इस अनुभूति के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वह असफल रहा और उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ी जिससे उसके गले में खून की धार बहने लगी और उसके मुंह में धातु की गंध भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे वह सच छिपा रही थी जो वह चाहता था। उसने सच को निगल लिया ताकि उनके रैंक में दहशत न फैले। थंडर के भगवान ने भौहें से कुढ़ी, संदेह उनके चेहरे पर उभर आया और उन्होंने सवाल किया, महान जादूगर फेनरिस को चौंका देने वाला कोई जादूगर कितना खास हो सकता है? फेनरिस ने कोवेन में लोगों की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें तीव्र थीं और उसने घोषणा की, यह असाधारण है। उसकी शक्तियां उस विभाजन को पार कर सकती हैं जो एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के बीच मौजूद है, जो हमारी दुनिया की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सुनकर एल्ड्रिक ने अपनी चिंता व्यक्त की, अनियंत्रित शक्ति एक खतरनाक चीज़ है, खासकर एक नवजात जादूगर के हाथों में जो अभी तक अपनी क्षमताओं की गहराई को नहीं समझ पाया है। हमें उसे अपने संरक्षण में लाने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हालांकि अगर सबसे खराब स्थिति होती है और वह हमारे दुश्मन के हाथों में पड़ जाता है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि हम उसे मार दें, इससे पहले कि वह बड़ा हो जाए और हमारी योजनाओं में कांटा बन जाए। बाकी परिषद के सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। फेनरिस अपने समूह के सबसे नए सदस्य की ओर मुड़ा और कहा, मैं एल्ड्रिक और लेडी ऑफ शैडोज राज्य में अपने अस्तित्व को जाहिर नहीं कर सकते। हमारी पहचान रहस्य हैं, जो अगर उजागर हो जाती हैं तो राज्य के भीतर बहुत अशांति पैदा हो सकती है। इस तरह के खुलासे से अनावश्यक घबराहट हो सकती है, संभवतः आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है। यह अराजकता केवल हमारे विरोधियों दरकलियाम्स को हमला करने का अवसर प्रदान करेगी। लुसियस और लॉर्ड ऑफ थंडर दोनों ही जांच के दायरे में हैं और उनकी हरकतें हमारे दुश्मनों के संदेह को जगा सकती हैं। इसलिए वे जादूगर का पता लगाने का काम नहीं कर सकते। जिस नज़र से फेनरिस एलेक्स को देख रहा था वह थोड़ी नर्म हो गई, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि वह नए आने वाले पर कितना बोझ डाल रहा था। एक नए आने वाले के रूप में आप हमारे दुश्मनों के लिए अज्ञात हैं और हमारे बोझ से मुक्त हैं।
इस स्थिति में हम केवल आप पर भरोसा कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप हमारे उद्देश्य में योगदान दें। आपका मिशन इस नवजात जादूगर को ढूंढना है। स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले फेनरिस के अतीत को समझना होगा। विजिल ऑफ डेस्टिनी की स्थापना से पहले फेनरिस अरकाना एजिस का सदस्य था, जो जादूगरों का एक समूह था जिसने राज्य की स्थापना के बाद से शाही परिवार की सेवा की थी। जब राज्य 5वीं बार हाथ बदला तो वह अरकाना एजिस के प्रमुख की भूमिका में आ गया, बाद में छठे शासक का सबसे करीबी विश्वासपात्र बन गया। राजा वेलेरियस ने दूसरी तरफ जाने से पहले यह आदेश दिया था कि सिंहासन राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। चूंकि इस दुनिया में ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए सबसे मजबूत व्यक्ति को सबसे योग्य माना जाता था। इस प्रकार यदि राज्य के शासक को अक्षम माना जाता था और राज्य में कोई और व्यक्ति काफी मजबूत था, तो उन्हें सिंहासन के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। शासक और दावेदार के बीच लड़ाई लड़ी जाएगी। यदि दावेदार जीत जाता है तो राजा अपना ताज खो देगा और उसका शाही परिवार अपनी शाही स्थिति खो देगा, केवल कुलीन बन जाएगा, जबकि दावेदार सिंहासन पर चढ़ेगा और उसके निकटतम रिश्तेदारों को शाही दर्जा दिया जाएगा। राज्य के संस्थापक और पहले राजा वेलेरियस के सम्मान में इस नियम को कभी नहीं बदला गया। राज्य में शाही उत्तराधिकार का यही तरीका था। हालांकि जब छठे राजा को राजा बनाया गया तो इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। सिंहासन उनके पूर्ववर्ती की इच्छा से उन्हें सौंपा गया था, जो उनके भाई और 5वें राजा थे। 5वें राजा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिंहासन उनके भाई को मिलेगा। एक दिन 5वां राजा कोमा में चला गया, जिससे कोई भी जादूगर उसे जगा नहीं सका। नतीजतन सिंहासन उसके भाई को दे दिया गया, जो अपने भाई की तुलना में कहीं अधिक कमजोर और क्रूर और अक्षम था। उस समय शाही परिवार लालची हो गया। वे खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया और किसी भी विरोध को दबा दिया। इस प्रकार छठे राजा की स्थिति स्थिर हो गई। अभूतपूर्व गौरव का आनंद लेने और अपने लोगों को ये साबित करने की चाहत में कि उन्हें अपना राजा बनाना सही था, छठे राजा, जिसका नाम इग्नार था, ने पश्चिम के बर्बर लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की, ऐसा कुछ जो उसके पूर्वजों या राज्य के पिछले शासकों ने भी नहीं किया था। ये बर्बर लोग ग्रुनवाल्ड मैदानों में रहते थे, जो कि हरे भरे गहरे जंगल से परे स्थित था। बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, जब तक कि राजा अग्नार ने अविवेक के एक घृणित कार्य में खुद को उनकी संत महिला के साथ जबरदस्ती नहीं किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और क्रोधित बर्बर लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक क्रूर युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भारी हताहत हुए, लेकिन राज्य को बर्बर लोगों की तरह भारी नुकसान नहीं हुआ। जंगल पार करते ही बर्बर लोगों को मार गिराया गया, जो राज्य की पहली रक्षा पंक्ति उत्तरी सीमा को भेदने में विफल रहे। बर्बर युद्ध के दौरान फेनरिस ने अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसने अकेले ही क्रोधित बर्बर लोगों के हमले को रोक दिया। उसके प्रयासों से दोनों पक्षों के अनगिनत लोगों की जान बच गई। अराजकता के बीच उसकी वीरता ने उसे लोगों की नज़रों में एक महान व्यक्ति बना दिया। वह एक अक्षम राजा के लिए लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसके लोग पीड़ित थे तो वह अलग नहीं रह सकता था। हर बर्बर व्यक्ति को खदेड़ने के साथ साथ जनता के बीच उसका समर्थन बढ़ता गया। हालांकि फेनरिस के लिए बढ़ती हुई प्रशंसा ने राजा के दिल में डर पैदा कर दिया। उसे डर था कि उसके व्यापक समर्थन से फेनरिस सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अपनी हताशा में राजा ने फेनरिस की हत्या की साजिश रची। फेनरिस मुश्किल से बच पाया और खुद को बचाने के लिए उसने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वह मर चुका है, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके जीवन पर हमले के पीछे असली अपराधी का पता चले। माना जाता है कि फेनरिस मर चुका है। राजा ने अपने सबसे करीबी विश्वासपात्र को खो दिया। उसका भाई बेहोशी की हालत में पड़ा था, उसकी मदद करने में असमर्थ था और लोगों के नायक को राजा के ही हाथों मार दिया गया। इससे लोगों में विद्रोह भड़क उठा और राजगद्दी को चुनौती दी गई। विक्टोरिया, राजा के ही परिवार की एक महिला जो उससे अधिक सक्षम और शक्तिशाली थी, ने उसे आरोहण के द्वंद्व के लिए चुनौती दी। विक्टोरिया दैवीय राजधानी में सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसे शाही परिवार सहित कई शक्तिशाली व्यक्तियों और परिवारों का समर्थन प्राप्त था। राजा को पता नहीं था कि उसने इतना समर्थन कैसे हासिल किया, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह द्वंद्व हार गया। अंत में राजा को उसके पद से हटा दिया गया। विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी और विक्टोरिया साम्राज्य का युग शुरू हुआ। फेनरिस ने छाया से ये सब घटित होते देखा। आखिरकार वह शाही परिवार के बहुत सारे गंदे रहस्यों को जानता था। उसे पता था कि अगर राजपरिवार को पता चल गया कि वह जीवित है तो वे उससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए उसने छिपकर रहना चुना, पर्दे के पीछे से सब कुछ देखता रहा। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने नियति की विजिल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य नियति की विपत्तियों से बचकर राज्य से मुक्त होना था। लेडी ऑफ शैडोज और एल्ड्रिक भी उसी स्थिति में थे। शाही परिवार उन्हें चाहता था। नवागंतुक ने, हालांकि अभी तक दूसरों के कष्टों और परेशानियों का अनुभव नहीं किया था,
फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और कार्य स्वीकार किया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। फेनरिस ने कहा, भाग्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नियति की विजिल के अन्य सदस्यों ने एक स्वर में कहा। इसके साथ ही नियति कोवेन में बैठक समाप्त हो गई। मंत्रमुग्ध कर देने वाली रात दिन में बदल गई जब वेल ने बहुत लंबी आर्केनहॉर्ट निर्माण प्रक्रिया से गुजरा जो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। जैसे ही उसे अपने सिस्टम से एक सूचना मिली, सूरज पूर्व से उगने लगा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपके शरीर में आर्केनहॉर्ट बन गया है। आपका आर्केनहॉर्ट हर घंटे 10 यूनिट सोल पावर का उत्पादन करता है और इसकी अधिकतम भंडारण क्षमता 100 यूनिट है। जब लड़ाई होती है तो सोल एनर्जी का उत्पादन दर हर 2 घंटे में 10 यूनिट तक कम हो जाती है। वेल की आंखों में संतुष्टि की चमक चमक उठी। संघर्ष और धैर्य ने भुगतान किया था। आखिरकार उसके पास वह अंक था जो जादूगरों को अन्य मनुष्यों से अलग करता था। लेकिन मैं अभी भी स्वर्गीय आंख का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं सोल पावर को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। वेल अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आर्केनहॉर्ट और सोल पावर होना सब ठीक था, लेकिन अगर वह इसका उपयोग करना नहीं जानता था तो यह व्यावहारिक रूप से बेकार था। आखिरकार आत्मा शक्ति का हेरफेर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई स्वाभाविक रूप से कर सकता था। इसके लिए कुछ ज्ञान, इसकी प्रकृति की समझ की आवश्यकता थी, जिसकी वर्तमान में उसके पास कमी थी। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस शक्ति की पेचीदगियों को समझता हो और इसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए। मुझे एक जादूगर खोजने की जरूरत है, वेल ने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव के साथ खुद से कहा। वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो मुझे सिखा सकते हैं कि मेरी नई मिली शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए ताकि मैं अपने रहस्यमय हृदय की क्षमताओं का सही मायने में उपयोग कर सकूं। जादूगर दुर्लभ प्रजाति के लोग होते हैं। ऐसा नहीं था कि वे मौजूद नहीं थे, लेकिन एक को ढूंढना आसान काम नहीं था। हालांकि वेल को अल्फ्रेड द्वारा बताई गई एक बात याद आ गई। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में जादूगर थे। इस जानकारी ने उसे आशा की एक किरण दी। शायद वह निचले शहर में एक को खोजने में सक्षम हो जाए। एलियाना की आवाज़ वेल के कमरे के दरवाजे से आती हुई आई। वेल, क्या तुम जाग रहे हो? क्योंकि नन अपने प्रेमियों को उनके नाम से बुलाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वे किसी के साथ हैं, इसलिए उसने उसे भाई कहना बंद कर दिया था। हाँ, मैं हूँ, वेल ने जवाब दिया, अपने पैरों को अपने जूतों में डालते हुए और अपने बिस्तर के किनारे से खड़े होते हुए। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खोला और पाया कि एलियाना बाहर खड़ी है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? उसने पूछा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। तुम्हारे तावीज़ पर एक संदेश दिखाई दिया, एलियाना ने एक काले तावीज़ को पकड़े हुए बताया जो रहस्यमय रूनों से चमक रहा था। मुझे देखने दो, वेल ने उससे तावीज़ लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। निरीक्षण करने पर वेल ने एक चमकदार लिपि में उकेरे गए शब्द देखे। वे लिखे थे, आज केंद्रीय जिले के प्रशिक्षण मैदान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको आमंत्रित किया गया है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले वहां पहुंच जाएं। संदेश पढ़ते ही वेल के चेहरे पर चिंतन की झलक उभर आई। उत्तरी सीमांत में प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी निवासियों के लिए अत्यधिक अनुशंसित थे, लेकिन किसी पर स्पष्ट रूप से थोपे नहीं गए थे। ऐसे आयोजनों से प्राप्त अनुभव और ज्ञान अमूल्य थे, खासकर उनके जैसे नए लोगों के लिए। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुभवी प्रशिक्षक और सलाहकार मार्गदर्शन प्रदान करते थे जो किसी के विकास को काफ़ी तेज कर सकते थे और जंगल में जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकते थे। इसके अतिरिक्त इन आयोजनों में भागीदारी से अक्सर कई संसाधन और अवसर जुड़े होते थे, जिससे वे एक लोकप्रिय विकल्प बन गए। भाग लेने का निर्णय अंततः व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग व्यवहारिक अनुभव या व्यक्तिगत प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। हालांकि संभावित लाभों को देखते हुए वेल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। इससे उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने, साथियों और सलाहकारों से मान्यता प्राप्त करने और योगदान अंक अर्जित करने में मदद मिलेगी, जो उत्तरी सीमांत में एक मूल्यवान मुद्रा है। एलियाना की ओर मुड़ते हुए वेल ने पूछा, क्या आपको भी यह सूचना मिली है? एलियाना ने जवाब में सिर हिलाया। आपकी क्या योजनाएं हैं? वेल ने उसके इरादों के बारे में उत्सुकता से पूछा। मैं देखूंगी कि यह किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और फिर तय करूंगी कि इसमें भाग लेना है या नहीं, एलियाना ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ में अनिश्चितता थी। वेल ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने उसके बालों को सहलाया। वह फुसफुसाते हुए बोला, अगर यह आयोजन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो खुद को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर करके चोट खाओ जो तुम्हें पसंद नहीं हैं। जहाँ तक हम कैसे गुजारा करेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि हमारे योगदान अंक कभी खत्म न हों। उसने उसकी ओर आंख मारी और एक हल्की सी हंसी दी। आखिरकार तुम्हारे प्रेमी की जेब बहुत बड़ी है। उसने उसकी आंखों में देखा और उससे आग्रह किया, मुझसे वादा करो। उसके दयालु शब्दों पर उसके पेट में तितलियां फड़फड़ाने लगीं।
एलियाना की आंखें खुल गईं, उसकी ईमानदार निगाहों से मुलाकात हुई। उसकी आंखों में देखते हुए जो उसके लिए केवल प्यार से भरी थी, उसने महसूस किया कि उसके सीने में एक गर्माहट फैल गई है। वह पूरी तरह से अनजान थी कि वह उसे वासना के जाल में और भी ज्यादा फंसाने के लिए ये सब दिखावा कर रहा था, क्योंकि उसकी अभिनय कला वास्तव में बेजोड़ थी। सिर हिलाते हुए उसने सहमति जताते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, वेल। उसके दिल को हल्का महसूस हुआ, क्योंकि उसके आश्वासन भरे शब्दों से उसकी चिंताएं कम हो गई थीं। वेल और एलियाना अपने घर से निकलकर प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े। जल्द ही वे वहां पहुंच गए। प्रशिक्षण मैदान एक विशाल खुला मैदान था, जो ऊंची लकड़ी की बाड़ों से घिरा हुआ था। इसमें एक प्रवेश द्वार था, एक गेट जो ट्रोल के गुजरने के लिए पर्याप्त ऊंचा था। बीच में एक अखाड़ा देखा जा सकता था, और मैदान के किनारों पर हथियारों के रैक रखे गए थे। उनके धातु के फ्रेम उगते सूरज के नीचे चमक रहे थे। प्रत्येक रैक में तलवारों और कुल्हाड़ियों से लेकर गदा और धनुष तक कई तरह के हथियार रखे हुए थे। यहाँ तक कि दरांती और चक्रम जैसे कुछ विदेशी हथियार भी थे। वेल और एलियाना ने देखा कि अल्फ्रेड भी प्रशिक्षण मैदान में मौजूद था। अल्फ्रेड की नज़र मैदान के उस पार से उनकी नज़रों से मिली, और उसी पल उनके बीच एक अलिखित समझौता हुआ कि वे प्रशिक्षण मैदान में मार्शल की मौजूदगी को देखते हुए अपनी दूरी बनाए रखेंगे। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। मार्शल की तेज आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी, जिससे बिखरे हुए प्रतिभागी उसकी ओर आकर्षित हो गए। आप आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सोच रहे होंगे। यह एक छोटा टूर्नामेंट है। कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, रक्त कौशल और शापित कलाकृतियों की अनुमति नहीं है। ये सभी के लिए एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने हथियारों के रैक की ओर इशारा किया और कहा, दूसरी बात, आप केवल इन रैक पर दिए गए हथियारों का ही उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुन सकते हैं। यदि आप किसी सशस्त्र प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी मुट्ठी का उपयोग करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, तो ये भी ठीक है। मैं तय करूंगा कि कौन किसके साथ मुकाबला करेगा। यदि आप लगातार 3 मैच जीतने में सफल होते हैं, तो आप अपने लिए 300 योगदान अंक अर्जित करेंगे। अब क्या कोई सवाल है? भीड़ में से एक हाथ ऊपर उठा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होगा? उस स्थिति में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अगले 3 कार्यक्रमों में भाग लेने से मना कर दिया जाएगा। इसलिए वे बहुत कुछ खो देंगे, मार्शल ने जवाब दिया। उनके सख्त लहजे में नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया। उनके शब्दों को सुनकर नए लोगों को एहसास हुआ कि नियमों को तोड़ने का गहरा असर होता है। कुछ लोग धोखा देने और अपने खून के कौशल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अधिक हिचकिचा रहे थे, क्योंकि नियमों को तोड़ना जोखिम के लायक नहीं था। एक अन्य प्रतिभागी ने कहा, अगर हम लड़ाई के दौरान घायल हो गए तो क्या होगा? चोटों के बारे में चिंता मत करो। हमारे पास किसी भी घाव को ठीक करने के लिए तैयार पुजारी हैं। हालांकि अगर आपको चोट लगने का बहुत डर है, तो आपको भाग लेने की जरूरत नहीं है, मार्शल ने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया। कुछ और प्रश्न पूछे गए, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर मार्शल ने अधिकार और अनुभव के साथ दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण को सुनने के बाद एलियाना ने भाग न लेने का फैसला किया। वह एक सहायक प्रकार की रक्तरेखा उपयोग करता थी और प्रत्यक्ष युद्ध की तुलना में दूसरों की सहायता करने में अधिक कुशल थी। लड़ाई करना उसका मजबूत पक्ष नहीं था। दूसरी ओर वेल ने भाग लेने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में लीग ऑफ शैडोज द्वारा विभिन्न हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित होने के कारण वह सभी प्रकार के हथियारों से परिचित था। उसने मुख्य रूप से तलवार का उपयोग किया था, क्योंकि यह एकमात्र हथियार प्रकार की शापित कलाकृति थी जो उसके पास थी। हालांकि वह तलवारों की तुलना में बंदूकों और खंजरों के उपयोग में अधिक कुशल था। ठीक है, फिर चूंकि किसी के पास कोई और सवाल नहीं है, तो चलिए टूर्नामेंट शुरू करते हैं। जो लोग भाग नहीं लेना चाहते हैं वे जहां हैं वहीं रहें। जो भाग लेना चाहते हैं वे आगे बढ़ें, मार्शल ने कहा। वेल, अल्फ्रेड और कई अन्य आगे बढ़े। एलियाना और कई अन्य वहीं रहे जहां वे थे। वेल और ओलिवर अपने हथियार चुनें और मंच पर आएं, मार्शल ने घोषणा की, जिससे प्रतिभागियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ओलिवर हथियार रैक पर गया और एक तलवार उठाए। ये देखकर वेल ने भी रैक से तलवार उठाई। अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके ही खेल में हराना चाहता था। वेल, चलो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ओलिवर ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। वेल ने किशोर को एक त्वरित नज़र से देखा। ओलिवर के बाल आसमानी नीले और आंखें समुद्र की नीली थीं। उसके चेहरे की विशेषताएं नर्म थीं, जिससे वह शांत स्वभाव वाला एक सौम्य युवक लग रहा था, लेकिन उसकी समुद्र की नीली आंखों में एक आग थी जो जीतने की उसकी इच्छा का संकेत देती थी। वेल ने उसे देखा और डिटेक्ट का इस्तेमाल किया। उसके सिस्टम ने ओलिवर के आंकड़े प्रकट किए। नाम ओलिवर, ताकत 20, चपलता 23, सहनशक्ति 40, प्रतिवर्त 15, पेशा जादूगर निम्न स्तर। वेल की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। ओलिवर रक्तरेखा उपयोगकर्ता के तीसरे चरण में पहुंच गया था। वह भी वेल की तरह एक जादूगर था, लेकिन अधिक अनुभवी।
इसके अलावा उसके आंकड़े प्रभावशाली थे। वेल ने अपने खुद के लेवल बढ़ाने के लिए सिस्टम से प्राप्त किए गए स्टेट पॉइंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन ओलिवर के पास वह नहीं था। ओलिवर ने इस तरह के प्रभावशाली शरीर को प्राप्त करने के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया होगा और व्यापक प्रशिक्षण लिया होगा। वेल ने अनुमान लगाया कि ओलिवर निश्चित रूप से एक साधारण परिवार से नहीं था। इसके अलावा जबकि वेल निचले स्तर का था, उसके कुछ आंकड़े थोड़े बेहतर थे और हथियारों के साथ उसका अनुभव ओलिवर की तुलना में काफ़ी अधिक था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि इस लड़ाई में कौन लाभ में था। ठीक है, वेल ने शांति से उत्तर दिया। उसकी निगाह ओलिवर पर टिकी हुई थी। स्प 3 की गिनती पर शुरू होगा, मार्शल ने घोषणा की। उसकी आवाज़ मैदान में सभी के कानों तक पहुंची। भीड़ की बड़बड़ाहट शांत हो गई। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि यह मैच कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, ओलिवर आगे बढ़ा। तेजी से वह आगे बढ़ा, पलक झपकते ही अपने और वेल के बीच की छोटी दूरी को कवर कर लिया। वूश! जैसे ही उसकी तलवार हवा में कटी, एक चांदी की रोशनी चमक उठी। वार तेज, सटीक था और एक निर्विवाद बल के साथ वेल की ओर बढ़ा। वेल ने अपनी तलवार को चतुराई से घुमाकर जवाब दिया। यह एक सरल चाल थी, लेकिन इसने ओलिवर के शक्तिशाली प्रहार को रोक दिया, जिससे आने वाले हमले को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया। फिर बिना एक पल भी चूके वेल ने एक क्षैतिज वार किया, लेकिन ओलिवर ने अपनी तलवार से इसे रोकने में देर नहीं लगाई। वेल और ओलिवर दोनों ने आश्चर्य का एक संक्षिप्त क्षण साझा किया। उन्होंने एक दूसरे को कम आंका था, लेकिन ये केवल एक पल की हिचकिचाहट थी। इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, दोनों को समझ में आ गया कि उन्हें गंभीर होने की आवश्यकता है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! उनका नृत्य जारी रहा और उनके हथियार बार बार टकराए, जिससे चिंगारी उड़ रही थी और एक लय पैदा हो रही थी जो पूरे मैदान में गूंज रही थी, जिससे तनावपूर्ण माहौल और भी बढ़ गया। भीड़ विस्मय में देख रही थी। उनकी आंखें तश्तरी के आकार की हो गई थीं, क्योंकि लड़ाई उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ओलिवर ने अचानक अपनी तलवार को भाले की तरह आगे बढ़ाया और वेल के धड़ पर निशाना साधा। थोड़ी सी हरकत करते हुए वेल ने वार को टाल दिया, जिससे ओलिवर असहाय हो गया। वेल ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी तलवार लहराई और इस पल के मौके का फायदा उठाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की। लेकिन ओलिवर गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना करता हुआ हवा में उछला और वेल के हमले से बचता हुआ उसके पीछे फुर्ती से उतरा। उसी समय वेल ने महसूस किया कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ रहा है। यह कोई भ्रम नहीं था, उसके पैरों के नीचे की जमीन अप्राकृतिक दबाव के कारण फट गई। उसने अपनी पीठ में धड़कन महसूस की। इसने उसे सचेत किया कि वह किस खतरे में है। उस पर हमला होने वाला था। आने वाले खतरे को भांपते हुए वेल ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी मांसपेशियां उभर गईं, उसकी त्वचा पर नसें उभर आईं और उसने समय रहते अपना रुख बदला। उसकी तलवार तेजी से आगे बढ़ी और उसकी पीठ पर किए गए घातक वार का सामना किया। खटखटाहट! धातु के साथ धातु के टकराने की आवाज़ गूंजी जब उनके हथियार दर्शकों की निगाहों के सामने टकराए। टक्कर के कारण वेल को पीछे की ओर धकेला गया। वह काफ़ी दूर तक फिसल गया। जब तक वह रुका, तब तक जमीन पर कई मीटर लंबे निशान रह गए थे। भीड़ की प्रतिक्रिया तत्काल थी। आंखें तश्तरियों के आकार से भी बड़ी हो गईं, जबड़े जमीन पर गिर गए और मैदान में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि अल्फ्रेड भी अवाक रह गया, मानो उसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें मैदान में हो रही हरकतों पर टिकी हुई थीं। कार्यक्रम के मेजबान मार्शल भी उतने ही हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये युवा दावेदार युद्ध में इतने कुशल होंगे। अपनी सांस को थामते हुए वेल ने ओलिवर की ओर देखा। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। उसके स्वर में जिज्ञासा और प्रशंसा का भाव था। ये शारीरिक रूप से संभव नहीं होना चाहिए। गर्व से मुस्कुराते हुए ओलिवर ने जवाब दिया, ये जादूगरी है। जादूगरी एक ऐसा काम था जिसे केवल जादूगर ही कर सकते थे। वेल को इसके बारे में और कुछ नहीं पता था। ऐसा कोई नियम नहीं था जो किसी जादूगर को इस मिनी टूर्नामेंट में अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करने से रोकता हो, इसलिए ओलिवर कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। वह अपनी ताकत के हिसाब से खेल रहा था। वेल की आंखों में एक चिंगारी जल उठी जब उसने अपने भाले को और कसकर पकड़ लिया। उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत था, लेकिन इससे लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई। वह पीछे हटने वाला नहीं था। जादूगरी का इस्तेमाल, है न? वेल ने जोर से सोचा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। ठीक है, यह इस जीत को और भी संतोषजनक बना देगा। खुद को तैयार रखो, ओलिवर। ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ओलिवर ने अपने घुटने मोड़ लिए, एक जानवर की तरह अपने शिकार पर झपटने की तैयारी करते हुए। उसकी आंखें वेल पर टिकी थीं, तेज और केंद्रित। वह एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह दिख रहा था, जो किसी भी क्षण खुलने के लिए तैयार था। वेल ने ओलिवर के इरादे को एक खुली किताब की तरह पढ़ लिया। वह जानता था कि छोटा लड़का अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटेगा। अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादे को पहचानते हुए उसने मौके पर ही उसका मुकाबला करने की योजना बनाई।
आओ नाचें, वेल ने ताना मारा, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। जैसा तुम चाहो। तुरंत ओलिवर ने खुद को आगे बढ़ाया। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह उसकी छलांग के बल से फट गई और पूरा अखाड़ा उसके हिलने की ताकत से हिल गया। उसकी हरकत इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि देखने वालों के लिए उसका आकार एक धुंधलेपन हरकत की एक अचूक चमक से ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी आंखें उसके साथ नहीं रह पा रही थीं। दूसरी ओर वेल को अपनी आंखों पर जोर लगाना पड़ा और तभी वह ओलिवर की तेज हरकतों के साथ मुश्किल से चल पाया, लेकिन उसे बस इतना ही चाहिए था। ओलिवर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह वेल के पास पहुंच गया है। ओलिवर की तलवार हवा में कटती हुई दिखाई दे रही थी, जो वेल की गर्दन की ओर बढ़ते हुए अपने पीछे चांदी की रोशनी का निशान छोड़ रही थी। ये बहुत तेज है, लेकिन मेरे लिए चकमा देने और अपनी योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त धीमी है। ऐसा सोचते हुए वेल ने चतुराई से अपने शरीर को घुमाया, उस तलवार के किनारे के चारों ओर घूम गया जो उस पर हमला करना चाहती थी। उसी घुमाव का उपयोग करते हुए उसने खुद को ओलिवर के पीछे तरल रूप से फिर से स्थापित किया। नतीजतन उसने पलक झपकते ही उनकी भूमिकाएं उलट दीं। अपने नए लाभ और अपनी घुमाव की गति के साथ वेल ने ओलिवर की पीठ के पीछे से अपनी तलवार घुमाई। ये निश्चित रूप से काम करेगा। वेल को अपनी जीत का भरोसा था। आखिरकार ओलिवर कैसे देख सकता था कि हमला कहां से आ रहा था जब उसने इसे अपने अंधे स्थान से लॉन्च किया था। वूश! वेल की जीत पक्की लग रही थी क्योंकि उसका ब्लेड हवा में ओलिवर की ओर जा रहा था, जिसे अपनी पीठ से हो रहे हमले को नहीं देख पाना चाहिए था। हालांकि ओलिवर ने असाधारण गति और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया की, अपनी तलवार को अपने दाहिने तरफ घुमाया, अपनी पीठ को वेल की ओर मुड़े हुए वेल के हमले को रोक दिया। खटखट! उनके हथियारों में जोरदार टक्कर हुई, संपर्क बिंदु से चिंगारियां उड़ रही थीं। वेल थोड़ा हैरान था, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओलिवर उसके जवाबी हमले को चकमा देगा क्योंकि यह ओलिवर के अंधे स्थान से शुरू किया गया था। क्या उसके सिर के पीछे एक अतिरिक्त आंख है? वेल को आश्चर्य करने पर मजबूर होना पड़ा। ओलिवर ने उसे कोई मौका नहीं दिया क्योंकि वह पलट गया और एक अथक हमला शुरू कर दिया, लेकिन वेल ने उसके अधिकांश हमलों को चकमा दिया और उन हमलों को रोक दिया जिन्हें वह अपनी तलवार से चकमा नहीं दे सका। भीड़ से आश्चर्य और प्रशंसा की एक बड़बड़ाहट गूंज उठी। उसने उस हमले को कैसे देखा? उसकी पीठ वेल की ओर थी। एक अन्य दर्शक ने भी प्रशंसा के स्वर में कहा, ओलिवर एक जादूगर है, आप जानते हैं। वे अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को जाल की तरह फैला सकते हैं। यह एक अतिरिक्त संवेदी धारणा की तरह है जो उन्हें सामान्य सीमा से परे जागरूकता प्रदान करती है। तो उसने ऐसा किया, अल्फ्रेड ने कहा। ऐसा लगता है कि वेल के लिए ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। इस बीच दोनों प्रतिभागी अखाड़े की सीमाओं के भीतर एक भयंकर लड़ाई में डूबे रहे। वेल की पिछली रणनीति ने भले ही वांछित परिणाम न दिया हो, लेकिन ये पूरी तरह से हार नहीं थी, क्योंकि उसने ओलिवर की क्षमताओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त की थी। उनकी सगाई के माध्यम से वेल ने पाया कि ओलिवर के पास जादू का उपयोग करने का कौशल है, जिससे वह उन हमलों से बच सकता है जिन्हें आमतौर पर चकमा देना असंभव माना जाता है। इसके अतिरिक्त वेल ने यह भी समझा कि ओलिवर की दृष्टि में कोई अंधा स्थान नहीं था। तलवार चलाने में मैं उससे ज्यादा कुशल हूं, लेकिन सीधा टकराव काम नहीं करेगा क्योंकि वह मुझ पर बढ़त हासिल करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है, जिसका मतलब है कि मेरी सामान्य चालें यहां ज्यादा काम नहीं आएंगी। रणनीति बदलने का समय आ गया है, वेल ने सोचा। ओलिवर की ताकत को पहचानते हुए वेल ने अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार समायोजित किया। उसने महसूस किया कि ओलिवर के ब्लाइंड स्पॉट पर निर्भर कोई भी हमला निरर्थक होगा। जादूगर की संवेदी शक्ति ऐसी रणनीति को निष्प्रभावी कर देती है। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए वेल ने ओलिवर की अनूठी संवेदी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में एक नई रणनीति बनाई। इस नई योजना में जोखिम की अधिक संभावना थी, लेकिन अगर यह काम करती तो वह जीत जाता, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। क्लैंग! वेल ने ओलिवर पर ध्यान से नजर रखी, क्योंकि वह उसके हमले का जवाब दे रहा था। अपनी नई रणनीति को अमल में लाने का मौका देखकर वेल ने बहुत ज्यादा घबराहट का नाटक किया। वह अपनी एड़ी पर घूम गया और भागने लगा, ओलिवर के हमले से अभिभूत होने का दिखावा करते हुए। उसकी पीठ उसके प्रतिद्वंद्वी के सामने खुली हुई थी, जो आमतौर पर लड़ाई में एक घातक गलती होती है, लेकिन इस मामले में ये वेल की योजना का एक हिस्सा था। अपने प्रतिद्वंद्वी की स्पष्ट घबराहट और पीछे हटने को देखकर ओलिवर अपने लाभ का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था और एक अंतिम हमले में वेल को नीचे गिराने के इरादे से अधिक जोश के साथ आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि यह सब वेल की योजना का हिस्सा था और वह उसकी चाल में फंस गया था, एक मूर्ख की तरह। अपनी आंखों के कोने से वेल ने देखा कि ओलिवर उसका पीछा कर रहा है। तुरंत वह मुस्कुराया। बिल्कुल सही, मछली ने चारा खा लिया है, वेल ने सोचा। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी क्योंकि वह अपना जाल बिछाने की तैयारी कर रहा था। वह युद्ध के रुख को अपने पक्ष में मोड़ने के एक कदम और करीब आ गया था।
ये वह अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था। जीतने की इच्छा से प्रेरित ओलिवर क्षण भर के लिए अपनी सावधानी भूल गया था। वेल का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसकी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह हो रहा था। वह जानता था कि यह एक बड़ा जुआ था। एक गलती, एक गलत अनुमान और वह पूरा मैच हार सकता था। हालांकि यह इस तरह का जोखिम था जिसने उसके खून को गर्म कर दिया। अब या कभी नहीं, और उसने बाद वाले विकल्प को चुना। चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो, ओलिवर। जैसे ही ओलिवर करीब आया, वेल ने अपनी चाल चली। अचानक तेज घुमाव के साथ उसने अपनी तलवार को ओलिवर पर निशाना साधते हुए एक चौड़े चाप में घुमाया। अगर ओलिवर इस पर भी काबू पा लेता तो वेल जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की दया का पात्र होगा। हालांकि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। यह एक अप्रत्याशित जवाबी हमला था जिसे ओलिवर ने आने नहीं देखा था। वह केवल सहज रूप से इसका जवाब देने में सक्षम था, लेकिन जादूगरनी सावधानीपूर्वक योजना बनाकर काम करती है। हालांकि ओलिवर हमले को रोकने के लिए समय रहते अपनी तलवार उठाने में कामयाब रहा, लेकिन वेल के प्रहार की ताकत ने उसे पीछे की ओर खिसका दिया, जिससे वह लगभग अपनी तलवार की पकड़ खो बैठा। यह मेरा मौका है, अपने शिकार को मारने का समय आ गया है। वेल ने अपने लाभ का लाभ उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह आगे बढ़ा, उसकी तलवार सीधे ओलिवर पर निशाना साध रही थी। इस बार ओलिवर जवाब देने में बहुत धीमा था और अपनी तलवार के एक तेज और सटीक झटके के साथ वेल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था कर दिया। वेल के हथियार से घायल होकर ओलिवर की तलवार उसके हाथ से छूट गई और कई फीट दूर जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि ओलिवर प्रतिक्रिया कर पाता, वेल की तलवार उसके गले पर तान दी गई। उनके चेहरे सिर्फ इंच भर की दूरी पर थे। तलवार के उसकी त्वचा के करीब होने से ओलिवर के अंदर भय की लहर दौड़ गई, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया और अपने नितंबों पर गिर पड़ा। समर्पण करो, वेल ने मांग की। मैं समर्पण करता हूँ, ओलिवर ने सांस फूलने और चौड़ी आंखों से वेल की ओर देखने के लिए हाँफते हुए कहा।